नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के इस सेशन में। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें आपके पास सेक्शन 2 खंड 2 जो है सामान्य अध्ययन का, इस सामान्य अध्ययन में आपके पास 35 नंबर के जो प्रश्न है वो आपको सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। और अगर आप सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस देखें तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, ज्योग्राफिकल नॉलेज भारत के संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ में, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, भारतीय संविधान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 10 टोटल खंड आपको स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए इसमें दिए गए हैं, लेकिन इन 10 खंडों में जो खंड 7 है वहाँ पर आपको टॉपिक दिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम, उनके क्रियान्वयन की स्थिति। अब न सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बल्कि राज्य स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाओं में अमूमन ये देखा जाता है कि अधिकारों से संबंधित ये जो संगठन होते हैं या अधिकारों से संबंधित वैश्विक स्तर पर जो नियम बनाए गए हैं, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग इसी खंड 7 से अगली कुछ क्लासें जो है वो हम वैश्विक स्तर पर और ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बनाए गए ऐसे संगठनों के ऊपर चर्चा करेंगे जिन संगठनों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों से है। वे किसी भी प्रकार के अधिकार हो सकते हैं। जब हम बात अधिकारों की करें तो अधिकारों का संबंध मुख्यतया मानवों से जरूर होगा, यानी वैश्विक स्तर पर जो भी अधिकारों से संबंधित ये संगठन बनाए गए हैं वे संगठन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को या समाज को ही प्रभावित करते हैं। मानवों को या समाज को दिए जाने वाले ऐसे अधिकारों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इन कक्षाओं को हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऐसे अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ से स्टार्ट करें और फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगली कुछ क्लासों में पढ़ते जाएं। अधिकारों की इसी श्रृंखला के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे पास आता है वैश्विक स्तर पर दिए जाने वाले अधिकारों में सबसे बड़े अधिकार मानवाधिकार, यानी आज की इस क्लास में बेसिकली हम मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स जो है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों का इतिहास क्या रहा, वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मानवाधिकार से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं, उनकी संरचना क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके ऊपर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। साधारणतया जब ये शब्द आपके सामने आएगा मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स, तब को नाम से ही क्लियर हो रहा है मानवाधिकार मतलब वे अधिकार जो मानव के रूप में पैदा होने के नाते हमें दिए गए हैं। मानव अधिकारों को ये देखा जाता है कि अधिकांशतया प्राकृतिक अधिकार भी कह दिया जाता है, नेचुरल राइट्स भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जरूरी नहीं है कि राज्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति को प्रदत्त हो। जब राज्य या समाज अस्तित्व में नहीं था, जब सभ्यताओं का प्रारंभ हो रहा था, उस समय भी मानवाधिकारों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। मानवाधिकार क्या है? अगर हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करें कि मानवाधिकार होते क्या है तो आप समझना, मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे समाज में अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर प्रकृति में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जीवन के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे जीवन के इन प्रकारों में मानव भी है तो पशु भी है, पशुओं के अलावा पेड़ पौधे भी हैं, इनमें भी तो जीवन है। तो ये जो पेड़ पौधे, पशु या मानव है, इन सब में जीवन है, परंतु मानव जो है वो पशुओं और पेड़ पौधों से सर्वथा भिन्न एक प्राणी है। क्यों? वो क्या चीज़ है जिसने मानव को भिन्न बनाया है?
तो मानव को पेड़ पौधे और पशुओं से भिन्न बनाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो पशुओं के पास नहीं है, पेड़ पौधों के पास नहीं है, जो मानव के पास है। सबसे पहली चीज वाक और अभिव्यक्ति। पशु और पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, अपने दर्द को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मानव ऐसा कर सकता है, मानव बोल सकता है। तो मानव के पास अन्य सजीवों की तुलना में वाक तथा अभिव्यक्ति ये एक शक्ति है। इसके अलावा पशुओं और पेड़ पौधों से इतर मानव जो है वह अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकता है। मानव के पास अपने व्यक्तित्व के विकास की भी शक्ति है, जो कि साधारणतया पशुओं के पास नहीं है। वो क्या ऐसी चीज है जो मानव को अन्य सजीवों से अलग प्रदर्शित करती है? वो मानव की ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मानव चिंतन कर सकता है, मानव तर्क कर सकता है, मानव के मस्तिष्क में विवेक होता है, जो पशुओं और पेड़ पौधों में नहीं है। परंतु यदि हम इस सृष्टि के अंदर सभी सजीव प्राणियों को एक साथ लेकर के चलें, तो एक ऐसी चीज जो हमें सभी प्राणियों में देखने को मिलती है वो है भय और भूख, हंगर एंड फियर। अगर हम पशुओं में भी देखें ना, ऐसे पशु जो मांसाहारी, बाघ जैसा जो पशु है, उस पशु में भी एक भय तो अवश्य रूप से हमें देखने को मिलता है। तो बाघ में भी भय होता है, भूख होता है। तो भय और भूख ये एक ऐसा गुण है जो सभी सजीव प्राणियों में हमें साधारणतया देखने को मिलता है। जैसे जैसे सभ्यता और समाज का विकास हुआ, तो सभ्यता और समाज के विकास के साथ अब इस चीज पर चर्चा होने लगी कि भय और भूख इस सृष्टि के प्रत्येक सजीव मात्र में उपस्थित है। पर क्योंकि मानव के पास अन्य सजीवों की तुलना में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसे अन्य सजीवों से पृथक करते हैं, अलग साबित करते हैं, इसलिए ऐसे कुछ अधिकार मानव को देने आवश्यक थे जो उसे भय और भूख से मुक्ति दिला सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव होने के नाते किसी व्यक्ति को भय और भूख से मुक्ति प्रदान करते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के वाक तथा अभिव्यक्ति की शक्ति के विकास में सहायक होते हैं। वहीं मानव के चिंतन, तर्क और विवेक की प्रगति में भी यह मानवाधिकार सहायता प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त ये जो मानवाधिकार हैं, ये व्यक्ति के गरिमामयी पूर्ण जीवन के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो मानवाधिकार किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकार जिन्हें साधारणतया नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, ये वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते दिए जाते हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी मानव में भय और भूख से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये वे अधिकार हैं जो किसी मानव के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के वाक तथा अभिव्यक्ति, उस व्यक्ति के गरिमामयी पूर्ण जीवन के लिए, उस व्यक्ति के चिंतन, तर्क तथा विवेक की प्रगति के लिए सहायक होते हैं। अब ये जो मानवाधिकार हैं, इन मानवाधिकारों का इतिहास क्या रहा, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम जब हम मानवाधिकारों के ऊपर चर्चा करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा के द्वारा सबसे पहले कुछ अधिकार अपनी प्रजा को दिए गए। अब इंग्लैंड से 1215 में जो अधिकार प्रारंभ हुए उन्हें मानवाधिकार तो नहीं माना जाता है, किंतु उन्हें मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा हम जरूर मानते हैं। इंग्लैंड के बाद फ्रांस का नाम इस श्रेणी में मुख्य रूप से इसलिए लिया जाता है क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति प्रारंभ हुई तो फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के शासकों ने भी मानवों को कुछ अधिकार देना प्रारंभ किया। 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका के स्वतंत्र होने के पश्चात एक व्यवस्थित क्रम में हम ये मान सकते हैं कि मानवाधिकारों की मांग व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाने लगी। अमेरिका वैश्विक स्तर पर सदैव से ही मानव अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक राष्ट्र माना गया है।
अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका से मानवाधिकारों की जो मांग प्रारंभ हुई वो बहुत लंबे चौड़े अलग अलग रास्तों से गुजर करके अंततः एक मुकाम पर जरूर पहुंची। अब वैसे तो जब हम भारतवर्ष के अंदर पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई हमारे समाज में वैदिक सभ्यता जब थी, वैदिक काल जब चल रहा था, तब भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मानवाधिकारों के बारे में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो आधुनिक मानवाधिकार हैं, वास्तविक रूप से इन आधुनिक मानवाधिकारों की शुरुआत जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होती है। अब कुछ फैक्चुअल पार्ट अगर हम करें तो आप लोग ये बातें जानते हैं, जैसे 1914 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो गया था तब तक प्रथम विश्व युद्ध को ही सबसे विध्वंसक युद्ध माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद इस कदर हावी था कि प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक देश को जीत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां वापस से उत्पन्न ना हो जो इतने बड़े मानव समुदाय को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में आप जानते होंगे लीग ऑफ नेशन बनाया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में खत्म हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ नाम का ये संगठन इसलिए बनाया गया ताकि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भविष्य में उत्पन्न ना हो। जब राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तो कुछ ऐसे अधिकार जिनके ऊपर राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन ने फोकस किया, उनमें श्रमिकों के अधिकार थे। जैसे कि आपको पता होगा श्रमिकों के अधिकार के लिए 1919 में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया। इनके बारे में भी हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन श्रमिकों के अधिकार राष्ट्र संघ के द्वारा उठाए गए। 1924 में अगर आप देखें तो बाल अधिकारों की भी घोषणा करी थी राष्ट्र संघ के द्वारा। बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार, ये कुछ क्षेत्र थे जिनके अधिकारों की मांग उठाई गई, पर इनमें मानवाधिकार शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तो राष्ट्र संघ हालांकि इसलिए बनाया गया कि दोबारा विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और आपको पता है 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अत्यधिक विध्वंसकारी माना जाता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध था उसमें परमाणु हथियारों का भी प्रयोग किया जा रहा था। इस बात से कोई भी आज का व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों को तबाह कर दिया गया। एक बहुत बड़ा मानव समुदाय, एक बहुत बड़ी मानव सभ्यता का अंत हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ गठित किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ही आज के समय पर वो पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है जिसने मानवाधिकारों की ओर ध्यान दिया। आपको पता होगा कि ये जो यूनाइटेड नेशन गठित किया गया, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण रोल जिस व्यक्ति का था वो थे तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट वैश्विक स्तर पर प्रथम महिला मानी जाती है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशन में सर्वप्रथम सबसे पहले मानवाधिकारों की मांग करने वाली महिला कौन थी? तो एलेनोर रूजवेल्ट थी। जब एलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकारों की मांग रखी गई, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का ड्राफ्ट यानी मानवाधिकारों का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति गठित करी और मानवाधिकारों की जो प्रारूप समिति बनाई गई उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया? एलेनोर रूजवेल्ट को ही बनाया गया। यानी कि अगर हम आधुनिक मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं और वहां पर आधुनिक मानवाधिकारों की घोषणा का श्रेय अगर हम एलेनोर रूजवेल्ट को दें तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के
मंच पर मानवाधिकारों की मांग करने वाली, मानवाधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाली पहला व्यक्तित्व जो हमारे पास है उनका नाम है एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट जो है वही मानवाधिकारों की जो प्रारूप समिति यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाई गई उसकी अध्यक्षा थी। और जब एलेनोर रूजवेल्ट की जो प्रारूप समिति बनी, ध्यान रखना इसमें एक भारतीय महिला भी थी जिनका नाम था हंसा मेहता। 1945 ईस्वी के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के मुद्दे पर सीरियस हुआ तो जो मानवाधिकारों की प्रारूप समिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित करी गई उसकी अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थी। और मानवाधिकारों की प्रारूप समिति में जिस भारतीय महिला ने अपना पार्टिसिपेशन दिया उनका नाम हंसा मेहता था। 1945 के पश्चात मानवाधिकारों के प्रारूप एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। जब मानवाधिकारों का ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तब 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब करी गई? तो परीक्षा में पहला प्रश्न यहाँ से आपके पास बनता है कि 10 दिसंबर 1948 ये वो दिन था जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई। और क्योंकि 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई थी, इसीलिए वैश्विक स्तर पर हम विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सबसे पहली बार वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा करी गई थी। और मानवाधिकारों की घोषणा से पूर्व ह्यूमन राइट्स का जो ड्राफ्ट बनाया गया उसकी अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट और उसमें एक जो भारतीय महिला थी उनका नाम हंसा मेहता था। कुल मिलाकर के 30 अधिकारों की एक सूची बनाई गई जिनमें जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार, ऐसे कुल 30 अधिकारों की सूची बनाई गई जिन्हें मानवाधिकार कहा गया। और इनकी घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब करी गई? तो आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की घोषणा करी। मानवाधिकारों की घोषणा तो हो गई, यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकारों की घोषणा तो कर दी, पर यह देखा गया कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश इन अधिकारों को अपना नहीं रहे थे। जब इन अधिकारों को नहीं अपनाया जा रहा था तो यूनाइटेड नेशन ने 1966 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर इकोनॉमिक सोशलिस्ट, आर्थिक, सामाजिक तथा कल्चरल राइट्स एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स नाम दिया गया। इस सम्मेलन के पश्चात पहली बार साल 1991 मानवाधिकारों के लिए एक बड़ा साल निकल करके आया। क्यों? क्योंकि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार मानवाधिकारों के कुछ सिद्धांत तैयार किए। मानवाधिकारों के ये जो सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ ने तैयार किए थे, क्योंकि ये पेरिस में तैयार किए गए थे इसलिए इन्हें पेरिस सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मानवाधिकारों की घोषणा तो 10 दिसंबर 1948 को हो गई थी, पर मानवाधिकारों के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1991 में तैयार किए जिन्हें साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जब पेरिस सिद्धांत तैयार किए गए तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों को मानवाधिकारों को अपनाने के लिए कहा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक देश अपने अपने यहाँ पर मानवाधिकारों से संबंधित आयोग गठित करे, मानवाधिकारों से संबंधित कोई संगठन गठित करे जो मानवाधिकारों के लिए उस देश की सबसे बड़ी उत्तरदायी संस्था होगी। वैश्विक स्तर पर जितने भी देश हैं उसमें भारत हमारे लिए एक प्रमुख देश है, भारत हमारा देश है। तो 1991 के इन पेरिस सिद्धांतों के बाद साल 1993 में 1993 में भारत के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को भारत की संसद ने मंजूरी दी। 1993 में
राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में भारत की संसद से पारित हुआ, इसमें साल 2006 में अगर आप देखें तो 2006 और 2019 में जो हमारे देश में, भारत में जो मानवाधिकार अधिनियम है, ह्यूमन राइट एक्ट है, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए। नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर भारतवर्ष में 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये सारी डेट लाइन अगर आप कंबाइंड करेंगे तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए कुछ प्रमुख फैक्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कब मानवाधिकार आयोग गठित किया गया, तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। एक बार फटाफट से एक स्लाइड में मैं अभी तक की बातें अगर आपके सामने लाना चाहूँ तो क्या चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि मानवाधिकारों के इतिहास में अगर जाते हैं तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका से होते होते मानवाधिकारों की जब मांग प्रारंभ हुई तो सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पश्चात 1966 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति के जो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हैं, इन पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेरिस में मानवाधिकारों के सिद्धांत तैयार किए। उसके पश्चात सभी देशों को अपने अपने यहाँ पर मानवाधिकारों को अपनाने के लिए कहा गया, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाने को कहा गया। इन पेरिस सिद्धांतों के आधार पर भारत के अंदर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम पारित किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में, और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं प्लस 7 नामित सदस्य होते हैं। एक मानवाधिकार आयोग के होते हैं अध्यक्ष, 5 होते हैं इसके सदस्य और 7 होते हैं इसके नामित सदस्य। इसका मतलब अगर हमसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो फिर आंसर होगा 13। 7 और 5 12 और 1 13। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, ये अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कोई से भी रिटायर्ड जज हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उसके लिए पात्रता, योग्यता क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज आप रिटायर हो। इसके अलावा बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, आपके पास प्रश्न बन सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो जरा समझना कि जो ह्यूमन राइट कमीशन, हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स एक्ट बना हुआ था उसमें कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष या 70 साल, इनमें से जो भी पहला हो जाए। लेकिन अब ध्यान रखना आपको 2019 में इसमें संशोधन हो गया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल अब 3 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया है 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले आ जाए। इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में एक कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, एक आपके सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, इसके अलावा 3 कोई और ऐसे सदस्य होंगे जिनको मानवाधिकारों के क्षेत्र में कोई ना कोई ज्ञान हो। 2019 में इसमें भी संशोधन किया गया और कहा गया कि ये जो 3 अन्य सदस्य हैं इनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अब ये जो 7 सदस्य होते हैं, ये 7 सदस्य अन्य अधिकारों के लिए बनाए गए आयोग जैसे SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, बाल अधिकार आयोग, इन आयोग के 7 मेंबर्स भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बैठेंगे। तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारतवर्ष में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका काम क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का क्रियान्वयन, मानवाधिकारों की रक्षा, ये सब इसके कार्य है। अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर चर्चा करते हैं तो इसके अध्यक्षों में आप 2 फैक्ट याद रख सकते हैं। पहले अध्यक्ष जो है मानवाधिकार आयोग के भारतवर्ष में वो रंगनाथ मिश्रा थे और अभी जस्टिस अरुण मिश्रा, लेकिन वर्तमान को मैं हमेशा कहूँगा कि आप परीक्षा देने से पहले ये पढ़ के जाएं।
है ना। तो अरुण मिश्रा जो है, जस्टिस अरुण मिश्रा, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो अगर आपसे टोटल मेंबर्स का प्रश्न पूछा जाए तो कुल सदस्य जो हैं ये इसके 13 होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति अगर आपको समझ में आ गई, राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप मानवाधिकारों की इन चीज़ों को समझ पाए हैं, तो राज्य स्तर पर, उत्तराखंड राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था, जिन राज्यों में मानवाधिकार आयोग नहीं होता है उन राज्यों के मानवाधिकारों की रक्षा करना फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ही कार्य होता है। 2013 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया था। साल 2013 में 13 मई 2013 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य में भी मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को बना, राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में। उत्तराखंड राज्य का ये जो मानवाधिकार आयोग है, इस मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन जो है, वो राज्य स्तर पर, उत्तराखंड स्तर पर जो हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग बना है, इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम जस्टिस। अगर हम राज्य स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है, उत्तराखंड राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग अगर जो गठित किया गया है, इसमें जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की संख्या 1+10 होती है। मतलब टोटल जो है राज्य स्तर पर आपके पास 11 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 13 और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग में टोटल 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। विजय कुमार बिष्ट, फिर से वर्तमान की बात है तो आप पेपर से पहले पढ़ के जाए, लेकिन जस्टिस विजय कुमार बिष्ट जो है वो उत्तराखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप भारत में मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ, उसकी संरचना कैसी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों का गठन 13 मई 2013 को जब उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, तब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे। तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय पर 13 मई 2013 को राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। तो ये आज की क्लास में हमने पहला आयोग मानवाधिकार आयोग, इसके ऊपर चर्चा करी। आगे आने वाली क्लासों में हम बाल अधिकार के ऊपर, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर और अन्य अधिकारों से संबंधित जो भी आयोग वैश्विक स्तर पर बनाए गए हैं, उन्हीं में संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण संस्था है, इन कुछ आयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।